जरा सोचिए, 3 दिसंबर 1971 की वो आधी रात। पूर्वी पाकिस्तान के चटगांव के घने जंगलों में सिर्फ अंधेरा ही नहीं था, बल्कि उस सन्नाटे में मौत छिपी हुई थी। ऊबड़-खाबड़ रास्ते और हर तरफ दुश्मनों के बंकर। लेकिन उस खौफनाक रात में जंगल के भीतर कुछ ऐसा भी था जिसकी भनक किसी भी जनरल को नहीं थी। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जो एक बहुत बड़ी मिलिट्री जीत होने के बावजूद इतिहास के पन्नों से पूरी तरह गायब है। हम बात कर रहे हैं पूरे 3000 सैनिकों की। इन सैनिकों के पास कोई अपनी वर्दी नहीं थी, कोई ऑफिशियल आईडी नहीं थी और ना ही इनके पास किसी देश का झंडा था। लेकिन इनके हाथों में AK-47 राइफलें थी और इनके दिलों में तिब्बत धड़क रहा था। अंधेरे में छिपे इन 3000 कमांडोज का बस एक ही टारगेट था, पाकिस्तान की खतरनाक 97वीं इंडिपेंडेंट ब्रिगेड को पूरी तरह से तबाह कर देना। तो चलिए अब इस बात को समझते हैं, आखिर ऐसा कैसे हुआ कि 3000 कमांडोज की एक पूरी फौज ने इतनी अहम जंग जीत ली और फिर भी इतिहास की किताबों से उनका नामो निशान मिटा दिया गया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ईगल, जिसे रॉ के तत्कालीन चीफ RN काओ ने अप्रूव किया था और इसे लीड कर रहे थे ब्रिगेडियर सुजान सिंह उबान। इस पूरी मिस्ट्री को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। भाग 1, SFF की शुरुआत और एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल विडंबना। देखिए, कहानी शुरू होती है 1962 से। भारत चीन युद्ध के बाद भारत में बहुत सारे तिब्बती शरणार्थी आए। फिर 14 नवंबर 1962 को स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी SFF बनाई गई। लेकिन यहाँ सबसे अजीब बात पता है क्या थी? इन तिब्बती युवाओं को ट्रेनिंग अमेरिका की CIA ने दी थी ताकि वे चीन से लड़ सकें। लेकिन 1967 आते आते खेल पलट गया। अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की ओर हो गया और तब जाकर इस खतरनाक SFF फोर्स की पूरी कमान सीधे भारत की रॉ के हाथों में आ गई। और आपको बता दूं, CIA से मिली ये ट्रेनिंग कोई नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी। ये तिब्बती कमांडो बिल्कुल बिना कोई आवाज किए दुश्मन के कैंप में घुसपैठ करने में एक्सपर्ट थे। बिना स्कोप के 200 मीटर दूर से AK-47 का अचूक निशाना लगा सकते थे। बिना कुछ खाए पिए 40-40 किलोमीटर तक मार्च कर सकते थे और क्योंकि ये पहाड़ों के मूल निवासी थे, इनकी लंग कैपेसिटी ऊंचाइयों पर भी गजब का काम करती थी। इन सब चीजों ने मिलकर इन्हें एक परफेक्ट घोस्ट फोर्स बना दिया था। भाग 2, द साइलेंट मार्च। 30 किलो का वजन और एक छिपा हुआ झंडा। अक्टूबर 1971 में युद्ध शुरू होने से ठीक पहले ये 3000 कमांडोज बिना किसी रेडियो या एयर सपोर्ट के चटगांव के घने जंगलों में उतर गए। जरा इनकी हालत की कल्पना कीजिए। हर एक जवान के कंधे पर 30 किलो का वजन था, जिसमें AK-47, 200 राउंड गोलियां, 6 ग्रेनेड और 3 दिन का राशन था। 40 डिग्री की खड़ी ढलानों पर रेंगते हुए लिटरली 3 हफ्तों में उन्होंने अपने जूतों की 3 जोड़ियां घिस दी। और सबसे खास बात, हर कमांडो ने अपनी शर्ट के नीचे एक छोटा सा तिब्बती झंडा छिपा रखा था। ये इस बात का प्रतीक था कि वो एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ रहे थे। सामने पाकिस्तान था और दिमाग में चीन। भाग 3, बरकाल और खागराचड़ी के अहम किलों पर कब्जा। अब इस जानकारी को ध्यान से देखिए क्योंकि ये बहुत दिलचस्प है। 12 नवंबर को बरखाल कस्बे पर सिर्फ 22 मिनट में कब्जा करने के बाद ये आगे बढ़े। यहां स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं वो है खागराचड़ी की स्थिति। बाईं ओर है पाकिस्तानी सेना का सबसे मजबूत किला, 1500 से ज्यादा सैनिक जो पहाड़ी की चोटी पर मोर्टार और एंटी एयरक्राफ्ट गन लेकर बिल्कुल सेफ बैठे हैं। और दाईं ओर है हमारी SFF, जिनके पास कोई भारी हथियार नहीं, बस AK-47 और पहाड़ों पर चढ़ने वाली रस्सियां हैं। वो नीचे से ऊपर की ओर हमला कर रहे थे। मतलब ये लड़ाई हथियारों की नहीं बल्कि पूरी तरह से जिगर और मजबूत इरादों की थी। लेकिन जाहिर है इस जीत की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। 3 दिन चली इस खूनी जंग में 21 SFF कमांडोज ने खागराचड़ी की चढ़ाई में अपनी जान गंवा दी। पर उनके इस बलिदान के बाद 24 नवंबर को वो अभेद्य किला टूट गया और वहां से पाकिस्तानी झंडा हटाकर एक कमांडो ने अपनी जेब से वही छोटा सा तिब्बती झंडा निकाला और उसे वहां फहरा दिया। भाग 4, फाइनल मास्टर स्ट्रोक। 97वीं ब्रिगेड का हेडक्वार्टर। यहां ब्रिगेडियर उबान ने जो दिमाग लगाया ना, वो वाकई एक मास्टर क्लास है। उनके पास इतने हेलीकॉप्टर नहीं थे कि 3000 कमांडोज को एक साथ उतार सके। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जवानों को 50-50 के छोटे ग्रुप्स में बांटा और सीमित हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हुए उन्हें एक के बाद एक लगातार ड्रॉप करना शुरू किया। नीचे से देख रहे दुश्मन को लगा कि आसमान से कोई बहुत विशाल सेना उतर रही है। इस इल्यूजन ने पाकिस्तानी सेना में ऐसा पैनिक फैलाया कि बिना एक भी गोली चले दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर हो गया।
तारीख थी 8 दिसंबर 1971 और सुबह के 5:15 बज रहे थे। घाटी के नीचे 97वीं ब्रिगेड के 2000 सैनिक आराम से चाय पी रहे थे। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि उनके ठीक ऊपर सिर्फ 300 मीटर की ऊंचाई पर 2500 कमांडो पेट के बल लेटे हुए उन पर अपनी राइफलें ताने हुए हैं। हमला एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर किया गया। ठीक सुबह 5:15 पर जब उगते हुए सूरज की सीधी रोशनी ने दुश्मन की आंखों को पूरी तरह से चौंधिया दिया था। और जब हमला हुआ तो वो तबाही कुछ ऐसी थी। तिब्बती युद्ध घोष के साथ 30 रॉकेट लॉन्चर एक साथ दागे गए। सिर्फ 45 मिनट, जी हां, सिर्फ 45 मिनट के अंदर 97वीं ब्रिगेड के 200 से ज्यादा सैनिक मारे गए, 3 कमांडिंग ऑफिसर ढेर हो गए और बाकी सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा। लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस भयंकर लड़ाई में एसएफएफ के कितने सैनिक हताहत हुए होंगे? 0। जी हां, बिल्कुल शून्य। इस पूरे 45 मिनट के भयंकर युद्ध में जहां 2500 कमांडोज ने 2000 सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, एसएसएफ के एक भी जवान की जान नहीं गई। ये सच में एक ऐसा आंकड़ा है जिस पर यकीन करना मुश्किल लगता है। भाग 5, इतिहास से गायब एक बड़ा जियोपॉलिटिकल राज। अब इतना सब जानने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर ये इतनी बड़ी और ऐतिहासिक जीत थी तो फिर इसके सारे रिकॉर्ड्स नष्ट क्यों कर दिए गए? ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि इस पूरी घटना को इतिहास से ही डिलीट करना पड़ा? और इसका सीधा सा जवाब है चीन। 1971 में चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहयोगी था। अगर दुनिया को यह पता चल जाता कि भारतीय सेना के साथ मिलकर तिब्बती शरणार्थी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं तो चीन भड़क सकता था। वो भारत पर तिब्बत के मामलों में दखल देने का आरोप लगाकर दूसरे मोर्चे से एक और विनाशकारी युद्ध शुरू कर सकता था। इसी वजह से इस सीक्रेसी की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। ऑपरेशन ईगल के सारे दस्तावेज चला दिए गए। ब्रिगेडियर उबान को उनकी बहादुरी के लिए मेडल तो मिला, लेकिन उनके सर्टिफिकेट से ऑपरेशन ईगल का नाम ही हटा दिया गया। जब ये जांबाज कमांडो वापस लौटे तो उनके लिए न कोई विजय परेड हुई और न कोई सम्मान समारोह। उन्हें मरते दम तक इस राज को दुनिया से छिपाए रखने की कसम खानी पड़ी। आज भी देहरादून के पास एक गुप्त एसएफएफ कैंप की दीवारों पर एक पोस्टर लगा है जिस पर लिखा है, हम भारत के लिए लड़ते हैं, हम तिब्बत का सपना देखते हैं। ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब हम इतिहास की बड़ी जीतों का जश्न मनाते हैं तो उन लोगों का क्या जो असली हीरो थे लेकिन जिन्हें हमेशा के लिए बस एक परछाई बनाकर छोड़ दिया गया।